हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरपी वर्मा वेलकम करता हूं आपका मदर इंडिया लॉ क्लासेस में। सबसे पहले तो मैं केशव आचार्य जी आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया। आज हम टॉपिक ले रहे हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। देखिए स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ है इंडस्ट्रियल लॉ। इससे पहले मैंने आपसे जो सिलेबस है वो डिस्कस किया। सिलेबस हमने डिस्कस किया था बीकॉम फाइनल ईयर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर का। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ क्लियर की थी कि जो कंटेंट्स हैं वो मैं इस हिसाब से डिस्कस नहीं कर रहा कि सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ही काम आए और सिर्फ बीकॉम स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स को ही काम आए। कंटेंट्स मैं इस हिसाब से ले रहा हूँ कि जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं उनका भी फ़ायदा हो, जो सीएसीएस के स्टूडेंट्स हैं उनका भी फ़ायदा हो, बाकी किसी कंपटीशन में अगर इंडस्ट्रियल लॉ है तो उनको भी मेरे इस लेक्चर से फ़ायदा हो। तो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 की। इस एक्ट को समझने से पहले एक छोटी सी बात आपको माइंड में रखनी है कि अभी आपको ना तो सेक्शंस पे ध्यान देना है और ना ही केस लॉज पे। पहले आपको ये समझना है कि इस बोनस एक्ट में है क्या। ये बात अगर समझ में आ जाए कि इस बोनस एक्ट में एक्चुअल में है क्या, फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस सेक्शन के अंदर क्या है। हालांकि आप चार्ट्स के अंदर देख सकते हैं मैंने सेक्शंस साथ के साथ लिख दिए हैं, लेकिन ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन मैं सेक्शंस पे ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। तो बच्चों, सबसे पहले आप देखिएगा, आपके सामने चार्ट है और इस चार्ट के अंदर हम क्या मेंशन कर रहे हैं। चार्ट के अंदर हमने जो पॉइंट्स कवर किए हैं बोनस एक्ट के अंदर, बाय होम, टू होम एंड हाउ, मतलब बोनस कौन देगा, बोनस किसको मिलेगा और बोनस कैसे दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बोनस है क्या। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बोनस की कोई डेफिनेशन इस एक्ट में है ही नहीं। इसका मतलब आप यहां डिफाइन नहीं कर रहे, सिर्फ आपको मीनिंग बताना है। मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि ऐसा कोई भी बेनिफिट, बी फॉर बोनस एंड बी फॉर बेनिफिट, ऐसा कोई भी बेनिफिट विच इज पेड बाय द एम्प्लॉयर to his employees and which is other than the remuneration, भी एक वर्कर को, एक एम्प्लॉई को जो उसकी मंथली सैलरी मिलती है, जो उसका रेमुनरेशन है, जो उसकी वेजेस है, उसके अलावा एनुअल बेस पे अगर एम्प्लॉयर उसको कुछ पे कर रहा है अदर देन रेमुनरेशन, अदर देन वेजेस, बस इस बात को ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयर पे कर रहा है एम्प्लॉई को। इसका मतलब अगर मैं एज ए वर्कर कहीं काम कर रहा हूं, एज एन एम्प्लॉय कहीं काम कर रहा हूं और मुझे साल के मान लीजिए कोई 1,50,000 मुझे एनुअली, मैं सारा बता रहा हूं पर मंथ के हिसाब से, एनुअली मान लीजिए मुझे 150 मिल रहा है, तो ये तो मेरा है ही, मेरी मेहनत है। इसके अलावा अगर मुझे 100 रुपये भी मिल रहे हैं, अदर देन रेमुनरेशन हो गया ना, उसके बदले में मैं कोई काम नहीं कर रहा, दैट इज माय बोनस। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये समझना है कि बोनस का मतलब क्या है। अब आप ये समझिए कि बोनस एक्ट 1965 आया क्यों, क्या रीजन क्या था। भाई जब वर्कर जो है
उसको उसकी सैलरी मिल रही है, उसको उसकी मजदूरी मिल रही है, तो फिर बोनस की क्या ज़रूरत थी? तो इसके पीछे बच्चों जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि बोनस की जो कंसेप्ट है वो कोई 1965 के बेस पे नहीं है। बोनस की कंसेप्ट तो सदियों से है। हमारे जो राजा महाराजा हैं, चाहे हम रामायण के टाइम की बात करें, महाभारत के टाइम की बात करें, जितने भी आपके मुस्लिम एम्परर्स हुए उनके बात करें, इवन अगर अंग्रेज़ों के टाइम की बात करें, तो जो एम्प्लॉयर है वो अपने वर्कर्स को, उसके यहाँ लेबर करने वाले लोगों को जो उनकी रेमुनरेशन थी उसके अलावा भी किसी रिलीजियस ओकेजन पर, किसी फेस्टिवल पे इन कैश और काइंड कुछ ना कुछ देता रहता था। भी हमारे राजा जी जो है उन्होंने कहा भी मेरे जितने भी यहाँ खेतों में काम कर रहे हैं, जितने भी मेरे यहाँ घर में काम करने वाले जितने भी सर्वेंट्स हैं, लेबर हैं, उनको इस साल ये 50 रुपये इस दीपावली पे अलग से। तो ये जो एक कस्टम रही है कि हमारे एम्प्लॉयर, हमारे अन्नदाता हमें कुछ ना कुछ पे करते रहते थे, तो कहीं ना कहीं वहीं से आपकी ये बोनस की कंसेप्ट आ गई। और धीरे धीरे ये हो गया कि भाई अब तो जो एम्प्लॉयर बोनस भी दे रहा है ना, हम तो उसी के पास काम करेंगे। सैलरी तो मिल ही रही है, लेकिन अब हमें जो बोनस दे रहा है ना, हम तो उसी के पास काम करेंगे। अब ये जो एक एटीट्यूड क्रिएट हुआ वर्कर्स में, देखिएगा मैं कई बार सैलरी वर्ड यूज कर रहा हूं, तो यहां पे आपका जो एक्ट है उसमें वेजेस वर्ड यूज है, तो आप यूं समझिएगा कि जब भी सैलरी वर्ड मुंह से निकलता है इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वेजेस। तो अब वर्कर जो है वो ये चाहता है कि उसको उसकी वेजेस तो मिल रही है, लेकिन भाई मैं तो काम उसके पास करूंगा जो मुझे बोनस भी पे कर रहा है। कानून अभी हमारे पास कोई पर्टिकुलर नहीं है, ये एक अब थॉट क्रिएट हो चुका है वर्कर्स में, लेकिन इसका नुकसान हो रहा है। जो एम्प्लॉयर्स पे कर रहे हैं वो तो ठीक है, पर जो एम्प्लॉयर्स पे नहीं कर रहे वहां पे स्ट्राइक हो रही है, वहां पे दंगे फसाद हो रहे हैं। तो क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि जो पे कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और जो पे नहीं कर रहे वो क्यों नहीं कर रहे, और जिन वर्कर्स को बोनस नहीं मिल रहा उन बेचारों का क्या कसूर, अगर वो ये देख रहे हैं कि जिनको बोनस मिल रहा है उन्हें क्यों मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये फ्रस्ट्रेशन आना तो पॉसिबल ही है कि भाई उन वर्कर्स को मिल रहा है और हमें नहीं मिल रहा। इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए आपका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 आया बच्चों। इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट था वो ये था कि अब हर एम्प्लॉयर को बोनस पे करना पड़ेगा, हर एम्प्लॉयर को बोनस पे करना पड़ेगा। और उन्होंने लिमिटेशंस क्रिएट कर दी कि भाई इससे कम नहीं करना, इससे ज्यादा नहीं करना, आप प्रॉफिट में हो लॉस में हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपको बोनस पे करना पड़ेगा। तो एक ऑब्जेक्ट तो बच्चों ये था कि जो डिफरेंसेस थे रेट्स ऑफ बोनस के अंदर, कि कहीं पे बोनस किसी रेट में दिया जाता था, कहीं पे कितना दिया जाता था, कहीं पे दिया भी जाता था, कहीं पे नहीं भी दिया जाता था, इनमें एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाए, एक यूनिफॉर्म कोड क्रिएट हो जाए, इसलिए आपका बोनस एक्ट आया। और इसके पीछे दूसरा लॉजिक समझिए बच्चों, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसे हमने कंप्लीटली 26 जनवरी 1950 को एडमिट किया, उसकी जो प्रीएम्बल है उसके अंदर बात हो रही है जस्टिस की, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। अब सोचने वाली बात यह है बच्चों कि इकोनॉमिक जस्टिस कैसे पॉसिबल है, सोशल जस्टिस कैसे पॉसिबल है, पॉलिटिकल जस्टिस कैसे पॉसिबल है। क्या एक वर्कर को भी ये राइट है कि वो चुनाव लड़ सकता है, वो अपने यूनियंस क्रिएट कर सकता है? क्या एक वर्कर को भी ये राइट है कि उसको भी दूसरों के बराबर फायदे मिले?
अब सोचिएगा कि प्रियम्बल के बेस पे हमने एक ड्रीम क्रिएट किया, कौन सा? ड्रीम ऑफ वेलफेयर स्टेट। और जिस देश के अंदर मजदूरों के बारे में नहीं सोचा जाता, वर्कर्स के बारे में नहीं सोचा जाता, क्या पॉसिबल है उस देश को एक वेलफेयर स्टेट बनाने? इम्पॉसिबल। तो उस वेलफेयर स्टेट की कंसेप्ट को एक्टिव करने के लिए हमारे जो लेजिस्लेशन है, जो ऐसे लेजिस्लेशन हैं जो फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ वर्कर्स हैं, ये सारे के सारे लेजिस्लेशंस, ये सारे के सारे कानून्स आपके वेलफेयर लेजिस्लेशंस माने जाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? टू एस्टेब्लिश इंडिया ए वेलफेयर स्टेट। तो एक तो यूनिफॉर्म कोड क्रिएट हो जाए कि भाई सबको बोनस देना है, दूसरा वो जो वेलफेयर स्टेट की कंसेप्ट है उसको हम पूरा कर सकें, कंप्लीट कर सकें, इसलिए आपका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट आया। और भी बहुत सारे एक्ट हैं जो मैंने आपको सिलेबस में डिस्कस किए थे, जो आपका प्रोविडेंट फंड एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट, बहुत सारे एक्ट्स आपके कानून हैं जो उस वेलफेयर स्टेट की कंसेप्ट को पूरा करते हैं। तो चलिए बच्चों बात करते हैं इस एक्ट के अंदर। इस एक्ट को समझने के लिए 3 बातें दिमाग में बिठा लीजिए। कौन बोनस पे करेगा, किसको बोनस मिलेगा और कैसे मिलेगा। और जब अपन बात करते हैं कैसे मिलेगा, तो फिर उसके अंदर भी कितना मिलेगा, किस बेस पे मिलेगा और कब मिलेगा। तो चलिए पहला हमारे पास पॉइंट है कि कौन पे करेगा। तो जब हम बात करते हैं कौन पे करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयर पे करेगा, क्योंकि यहां पे 2 ही तो लोग हैं, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉई। कुछ एक्ट्स में वर्कर वर्ड लिखा हुआ है, कुछ में एम्प्लॉई वर्ड लिखा हुआ है, तो यहां पर वर्कर और एम्प्लॉई एक ही बात मान लीजिएगा। तो इसका मतलब पे कौन करेगा? एम्प्लॉयर करेगा। अब एम्प्लॉयर भी 2 तरह का है। एम्प्लॉयर को समझने के लिए आप 2 पार्ट कर लीजिएगा, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। जो सेक्टर गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट उसको रन कर रही है, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है, और जो फंडिंग है यानी कि पैसा कहां से आ रहा है, गवर्नमेंट की जेब से आ रहा है, वो आपका पब्लिक सेक्टर है। और उसके बाद में आप और मेरे जैसे जो बच्चे हैं उनके लिए सारा क्या है? प्राइवेट सेक्टर है। तो देखिएगा यहां पे क्या कह रहे हैं। तो सेक्शन 1 के अंदर आपको ये डिफाइन किया हुआ है कि अगर प्राइवेट सेक्टर है तो उसको, उसके जो एम्प्लॉयर हैं उनको बोनस पे करना पड़ेगा, और जो पब्लिक सेक्टर है उसको बोनस पे करने की जरूरत नहीं है। अब इसके पीछे पहले तो अपन सीधी बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर को अपने वर्कर्स को बोनस पे करने की जरूरत क्यों नहीं है? उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण बच्चों ये है कि पब्लिक सेक्टर के अंदर जितने भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, यहां पे पब्लिक सेक्टर का मतलब यह है कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जिसमें 40% जो है वो इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट की है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे मोर देन 1 स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट है, अगर 40% या इससे ज्यादा की इन्वॉल्वमेंट है तो वो आपका पब्लिक सेक्टर इस एक्ट के अकॉर्डिंग मान लिया जाएगा। तो इसका मतलब अगर वो पब्लिक सेक्टर है तो पब्लिक सेक्टर के लिए गवर्नमेंट अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है, अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है। या मान लीजिए वो एस्टेब्लिशमेंट किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू क्रिएट हुआ है, वो एस्टेब्लिशमेंट पार्लियामेंट से कोई एक्ट पास हुआ है और उसके अंडर क्रिएट हुआ है, तो आपका ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट उसके वर्कर्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस एक्ट के अंदर ऑलरेडी बोनस से रिलेटेड कोई प्रोविजन होगा तो वो ही अप्लाई होगा, ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। और इसके अलावा मान लीजिए किसी स्पेशल एक्ट से वो क्रिएटेड नहीं है एस्टेब्लिशमेंट, तो गवर्नमेंट के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं वो एप्लीकेबल होंगे। इस एक्ट की कोई एप्लीकेबिलिटी पब्लिक सेक्टर के एस्टेब्लिशमेंट्स पे नहीं होगी। लेकिन देखिए मैंने यहां पे लिखा है बट सेक्शन 20 जो है वो इसका एक एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है। सेक्शन 20 ये कहता है कि पब्लिक सेक्टर में अगर कंपटीशन है गवर्नमेंट का प्राइवेट सेक्टर के साथ, जैसे गंगानगर में शुगर मिल है,
तो इसका मतलब गवर्नमेंट सेक्टर है, ये आपका पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री है। तो यहां पे गवर्नमेंट खुद जो है वो चीनी का प्रोडक्शन कर रही है, शुगर प्रोडक्शन। और इधर आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर कितनी फैक्ट्री हैं, कितनी इंडस्ट्रीज हैं आपकी, शुगर मिल्स। तो इसका मतलब यहां पे प्राइवेट और पब्लिक जो है वो उनका कंपटीशन है कि नहीं है। इसी तरह से मान लीजिए पब्लिक सेक्टर की कुछ कंपनीज हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, और इधर आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है वो कंप्यूटर पार्ट्स आ रहे हैं, तो कंपटीशन हुआ कि नहीं हुआ। तो सेक्शन 20 जो है वो ये कह रहा है कि अगर पब्लिक सेक्टर की कोई एस्टैब्लिशमेंट है और उसकी इनकम समझिएगा ग्रोस इनकम का 20% हो। दो बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये कि पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है, अब इसमें दो बातें याद रखनी है। पब्लिक सेक्टर तो बहुत वाइड है। अगर वो पब्लिक सेक्टर प्रोडक्शन के मामलों में एंगेज्ड है, उत्पादन कर रहा है किसी चीज का, पहली शर्त। दूसरी, उसकी इनकम जो ग्रोस इनकम है उसका 20% है, तो ये एक्ट भी उसके वर्कर्स पे लागू हो जाएगा। लेकिन 20% से कम है इनकम, ग्रोस इनकम की, तो फिर जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है देना है कि नहीं देना, वो ही जाने, आपका ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इस चीज को दोबारा समझ लीजिए। जो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं या सीए ऑलरेडी हैं या उन जिनके अकाउंट्स बढ़िया है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़्यादा कैलकुलेशन में ना जाएं। ये सिर्फ समझाने के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए एक इस्टेब्लिशमेंट है जिसकी ग्रोस इनकम जो है वो 100 रुपये है। भाई ये 100 रुपये हमने कमा लिए, तो क्या 100 रुपये के 100 रुपये बच जाएंगे क्या? भाई आपको खर्चे तो निकालने पड़ेंगे ना। खर्चे सारे निकालने के बाद में लो जी ये 15 रुपये बच गए, तो वो हमारी एक्चुअल इनकम, नेट इनकम हुई कि नहीं हुई? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आपकी नेट इनकम है 15 रुपये और ग्रोस इनकम क्या थी 100 रुपये, तो क्या यहाँ पे आपका ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। तो वो जो आपकी नेट इनकम है एक्चुअल अब आपके हाथ में है, अगर वो 20 रुपये या इससे ज्यादा हो, 20% या इससे ज्यादा हो, तो ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। बात किसकी हो रही है? पब्लिक सेक्टर की हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए एक पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया। अब आ जाओ प्राइवेट सेक्टर। तो भाई जितना भी प्राइवेट सेक्टर है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक तो फैक्ट्री, दूसरा अदर्स। अब अदर्स में मान लो अपने HDFC बैंक की बात करें तो ये कोई फैक्ट्री थोड़ी है, ICICI बैंक की बात करें तो ये कोई फैक्ट्री थोड़ी है ना। तो एक तरफ फैक्ट्री हो गया, एक तरफ अदर्स हो गया। फैक्ट्री की डेफिनेशन बच्चों वही है आपकी जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शन 2 क्लोज M में है। तो जो फैक्ट्रीज एक्ट जो मैंने आपको सिलेबस में लिखाया था, उसके सेक्शन 2 क्लोज M के अंदर जो फैक्ट्री की डेफिनेशन दी हुई ना, वही डेफिनेशन आपके यहाँ पे है। तो इसका मतलब बोनस एक्ट जो है वो ये तो बता रहा है कि जहां पे फैक्ट्री है वहां पे आपका ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, लेकिन फैक्ट्री को डिफाइन नहीं कर रहा। फैक्ट्री को डिफाइन आपका फैक्ट्रीज एक्ट ही करेगा। इसीलिए बच्चों ये सारे के सारे बहुत कोरिलेटेड हैं। जहां पे बोनस एक्ट अप्लाई हो रहा है वहां पे फैक्ट्री एक्ट अप्लाई हो रहा है, वहां पे पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट अप्लाई हो रहा है, वहां पे APF एक्ट अप्लाई हो रहा है। तो ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप आइए प्राइवेट सेक्टर में, तो या तो फैक्ट्री है या अदर्स है। तो फैक्ट्री की डेफिनेशन 2M में चले जाएंगे फैक्ट्रीज एक्ट में। अब 2M के अकॉर्डिंग हमें क्या बताया गया है? भी फैक्ट्रियां भी दो तरह की है। एक बार थोड़ा सा इतना सा समझ लीजिएगा कि फैक्ट्री का मतलब उस जगह से है, चाहे वो विद इन 4 वॉल्स हो, चाहे वो ओपन बाउंड्री में हो। अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वो फैक्ट्री है, ठीक है। अब यहां पे बोनस एक्ट के पर्पज से फैक्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर वो फैक्ट्री विद पावर रन कर रही है तो क्या होगा, और विदाउट पावर अगर रन कर रही है तो क्या होगा। अब यहां पावर का मतलब समझिए। आप जिस रूम में बैठे हैं एक बार उस रूम को ध्यान से देखिए। उस रूम में सबसे पावरफुल चीज क्या है? भगवान जी को छोड़ दीजिए, उसके अलावा। तो भैया किसी को डाउट हो
तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको एक बार टच करके देखो, पता चल जाएगा। करना नहीं है, समझिएगा। पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो भैया सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर वो फैक्ट्री बिजली से चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, और वहां पे टोटल 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं, लो जी ये बोनस एक्ट आपका एप्लीकेबल हो गया। और अगर वो फैक्ट्री बिना बिजली के, बिना पावर के चल रही है, तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि साहब यहां पे 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो 20 वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं तो ये एक्ट एप्लीकेबल होएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आ जाइए दोबारा 2M के अंदर जो फैक्ट्री को इन्होंने डिफाइन किया है, उसके अंदर आपका पहला पॉइंट तो ये है कि अगर वो फैक्ट्री रन कर रही है विद पावर, जैसे मान लीजिए कि हमारी फैक्ट्री जो है उसका मार्बल कटिंग का काम है, हमारी फैक्ट्री जो है उसमें कोई आयरन मतलब लोहे से हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं, तो बताओ बिना पावर, बिना इलेक्ट्रिसिटी के कैसे होगा? तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमारी फैक्ट्री में 10 वर्कर काम कर रहे हैं तो ये बोनस एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब यहां 10 वर्कर का मतलब जिस साल आप बोनस दे रहे हो, जैसे मान लो अब हमारा 20-21 है, तो 20-21 में हम बोनस दे रहे हैं, तो 20-21 का थोड़ी दे रहे हैं बोनस, तो हम क्या दे रहे हैं? 19-20 का दे रहे हैं ना, लास्ट प्रीसीडिंग ईयर का। तो जिस साल का आपको बोनस देना ना, उस साल आपके कितने वर्कर्स ने काम किया ये देखना है। तो इसका मतलब अगर 19-20 में हमारे यहाँ कभी 5 वर्कर्स ने काम किया है, कभी 6 वर्कर्स ने काम किया है, तो क्या ये एक्ट हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर पिछले इस एक साल में किसी एक दिन भी हमारे यहाँ 10 वर्कर्स ने काम किए, किसी एक दिन भी, किसी एक दिन काम किया, इसका मतलब ये हुआ भी 10 वर्कर्स से काम करवाने की कैपेसिटी है ना हमें, ये आपका एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर 19-20 में हमारे यहाँ 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन अगर 10 वर्कर्स ने काम किया, पूरे साल 10 नहीं रहे, कभी 6 रहे, कभी 5 रहे, कभी 4 रहे, तो भी आपका ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर एक बार ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया, यानी कि भाई हमारे 19-20 के अंदर 10 क्या 10 से ज्यादा थे, एक्ट एप्लीकेबल हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन अब 20-21 में तो 4 वर्कर्स ही रहे हैं पूरे साल, 4 से ज्यादा हुए नहीं, बेटा पे करना पड़ेगा। एक बार अगर एप्लीकेबल हो गया तो अब आपके पास कोई एग्जेम्पशन नहीं है। ये एक्ट आपका जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट आपको या जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो आपको एग्जेम्प्ट नहीं कर देती, वो एक अलग मैटर है। अदरवाइज एक बार एक्ट एप्लीकेबल हो गया, अब भलाई आपके नंबर ऑफ वर्कर्स 10 हो, 10 से कम हो, 10 से ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपकी फैक्ट्री विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई बुक बाइंडिंग का काम है, उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, हमारा कोई ऐसे फर्नीचर का काम है जिसमें हाथ से काम हो रहा है, उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, हम मिट्टी से कुछ पोर्ट्स वगैरह बना रहे हैं, हमारा कोई ऐसा कुछ काम है, कोई हमारी पिक्चर फ्रेमिंग का काम है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। इवन जो अखबार न्यूज़पेपर के जो कागज से हम जो एनवलप्स तैयार करते हैं उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के जो काम है जहां पे पावर्स की जरूरत नहीं है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, वहां पे 20 वर्कर्स देखे जाएंगे। उस साल में पूरे साल 20 वर्कर्स हो या साल के किसी भी एक दिन भी अगर 20 वर्कर्स हो तो आपका ये बोनस एक्ट उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। होगी क्लियर? अब दूसरी बात देखिए, मान लीजिए कि आपकी स्टैब्लिशमेंट ऐसी है जिसमें 20 से कम वर्कर हैं लेकिन प्रॉफिट बहुत हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में बिना इलेक्ट्रिसिटी के है वो, तो रूल तो यही कहता है ना भी 20 होने चाहिए कम से कम, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है। और गवर्नमेंट को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब बच्चों यहाँ पे है जहां पे एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है स्टेट गवर्नमेंट, तो दोनों के लिए अपन क्या वर्ड यूज कर देंगे? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी कि समुचित सरकार। तो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है? अगर उसको पता लगता है कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन यहाँ पे 20 वर्कर्स नहीं है, इस वजह से जितने भी वर्कर्स हैं उनको बोनस नहीं मिल रहा,
तो यहां पे 2 महीने का प्रायर नोटिस देके उस एस्टेब्लिशमेंट पर भी ये एक्ट लागू किया जा सकता है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि कम से कम 10 तो होने ही चाहिए, 20 नहीं हुए ना, 18 है, 19 है, 15 है, 14 है, 12 है, कोई बात नहीं, 2 महीने का नोटिस देके ये एक्ट उन पे लागू किया जा सकता है। तो ये बच्चों आपका था एम्प्लॉयर का पार्ट। अब आप आ जाइए, हम बात करते मिलेगा किसको। तो भाई सीधी सी बात है, जो एम्प्लॉई है उसी को तो मिलेगा, और किसको मिलेगा। अब एम्प्लॉई के अंदर आप आ जाइए, मैं भी एम्प्लॉई हूं, आप भी एम्प्लॉई हो, वो भी एम्प्लॉई है, वो भी एम्प्लॉई है, ठीक है। तो यहां पे एम्प्लॉई का मतलब क्या है, जो जिसने उस साल में टोटल 30 डेज काम किया हो। यहां पे बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, टोटल 30 डेज है, कंटिन्यू 30 डेज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं पिछले साल जो है वो अगस्त में मैंने कोई फैक्ट्री ज्वाइन की और अगस्त में मैंने कोई 20 दिन काम किया, उसके बाद में फिर मैं अक्टूबर में चला गया, फिर मैंने 20 दिन काम और किया, फिर उसी फैक्ट्री में मैं नवंबर में चला गया, फिर मैंने 20 दिन काम और किया। तो जो सेशन एंड हो रहा है आपका मार्च में, जब अपन सारे अपने लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट शो करते हैं, बैलेंस शीट शो करते हैं फाइनेंशियल ईयर के एंड पे, तो उस टाइम जब हम उस ईयर को कैलकुलेट कर रहे हैं, उस टाइम मेरा टोटल काम 60 डेज हो गया, जबकि यहां पे टोटल कितने हैं, अगर मैंने 30 डेज काम किया है तो मैं बोनस का हकदार हूं। तो इसका मतलब एक तो मैं एम्प्लॉय की डेफिनेशन में हूं। अब जैसे मान लो कि मैं आपका पार्टनर हूं, तो आपको तो मिलेगा नहीं बोनस, क्योंकि आप एम्प्लॉय थोड़ी हो, आप तो मालिक हो, और मैं पार्टनर हूं तो मैं भी तो एम्प्लॉयर हो गया। तो यहां पे अपने को एक चीज तो ये समझनी पड़ेगी कि वो एम्प्लॉय हो, फिर हमें ये समझना पड़ेगा कि उसने टोटल 30 डेज काम किया हो। अब यहां 30 डेज का भी मतलब समझो, मान लो कोई एम्प्लॉयर 1.5 छाना हो, 22-23 दिन काम किया और छुट्टी कर दी। भाई क्यों छुट्टी की, वहां पर भी उसके 30 डेज काउंट पूरे किए मान सकते हैं अपने, ठीक है। इसी तरह से भाई कोई 25 दिन काम किया और उसके बाद में बेचारे वर्कर्स जो है उसके साथ कोई मिस हैपनिंग होगी काम करते टाइम, कोई फ्रैक्चर हो गया, उस वजह से वो काम नहीं कर पाया, तो उसके भी 30 डेज कंप्लीट मान लिए जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट ही बंद हो गया, वो वर्कर 30 दिन पूरे करना चाहता था लेकिन इस्टेब्लिशमेंट। तो इस तरह से अगर कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो इसी एक्ट के अंदर आपके कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग डेज है, तो वो आप समझ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर उस वर्कर के 30 डेज कंप्लीट मान लिए जाएंगे। हाँ, मैंने काम ही मैंने 28 दिन काम किया और मैं अपनी मर्जी से छोड़ाया, तो मेरे 30 डेज कंप्लीट नहीं हुए ना। तो यहां पे मैं भले ही एम्प्लॉय हूं तो भी मैं बोनस का हकदार नहीं हूं। हाँ, फरवरी का महीना है, दिन ही 28 होते हैं, तो वहां पे एम्प्लॉयर ये नहीं कह सकता कि बोनस नहीं मिलेगा। मैंने पूरी फरवरी काम की है और 28 दिन है, मैं उसके बाद नहीं गया तो भी मेरे 30 डेज काउंट हो जाएंगे। तो एक शर्त ये है 30 डेज की। उसके बाद में सैलरी, ये जो वेजेस है आपकी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जिसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होता रहा है। कभी 7,000 हुए, कभी 10,000 हुए, 8% 21,000 है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं एम्प्लॉय हूं, पहली शर्त, मैंने 30 डेज मिनिमम टोटल 30 डेज काम भी किया है, दूसरी शर्त, मेरी जो सैलरी है वो 21,000 से ज्यादा नहीं है। आप समझिएगा बच्चों, यहां पे 21,000 तक है, यूं नहीं है कि 21,000 हो गए तो आपको बोनस नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 21,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। 21,000 मिल सकते हैं, 18,000 मिल सकते हैं, 15,000 मिल सकते हैं, 12,000 मिल सकते हैं, 10,000 मिल सकते हैं, 8,000 मिल सकते हैं। 21,000 तक अगर मुझे मिल रहे हैं तो मुझे इस एक्ट का फायदा मिलेगा। 21,000 से अगर ज्यादा मेरी सैलरी है, मेरी वेजेज है, तो मुझे इस एक्ट का फायदा नहीं मिलेगा। ठीक,
अब आप देखिएगा यहाँ एम्प्लॉयज़ में शामिल कौन कौन है। जो परमानेंट एम्प्लॉई है वो तो शामिल है ही हैं, 21,000 वेजेस तक के जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं प्राइवेट सेक्टर के, वो तो इसमें इंक्लूड हैं ही हैं। उसके अलावा कौन कौन से इंक्लूड हैं, तो मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बना रखा है, RSS PPT। RSS नाम याद हो ही जाएगा आपको, PPT मतलब जो रिट्रेंच्ड एम्प्लॉई हैं, मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटमेंट एक्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे कि रिट्रेंच्ड एम्प्लॉई कौन से होते हैं। भाई काम कम हो गया, एम्प्लॉई हमारे पास ज़्यादा है, वर्कर्स हमारे पास ज़्यादा है, तो अपन छंट नहीं करते हैं, एम्प्लॉयर छंट नहीं करता है। तो किसी ने कोई 20-22 दिन काम किया हुआ है और उधर उसकी छंटनी होगी तो उसके 30 दिन तो पूरे नहीं हुए, 30 दिन काउंट कर लो। तो जो रिट्रेंच्ड एम्प्लॉई है वो भी आपका इसके अंदर काउंट हो जाएगा। उसके बाद में जो सीजनल एम्प्लॉई है, भाई आज हमारा 2 महीने काम चला, आज हमारा 10 दिन काम चला, आज हमारा 20 दिन काम चला, तो वो भी आपके यहाँ इंक्लूड हो जाएंगे क्योंकि ये परमानेंट नहीं होते। इसी तरह से जो सबऑर्डिनेट एम्प्लॉई हैं, सबऑर्डिनेट एम्प्लॉई का मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने किसी ठेकेदार को कोई काम दे दिया, कॉन्ट्रैक्टर को कोई काम दे दिया और कॉन्ट्रैक्टर आगे जो है वो लेबर रख रहा है, काम तो आपका ही हो रहा है ना, वो भी आपका यहाँ एम्प्लॉय में काम काउंट हो जाएगा। तो रिट्रेंच्ड, सीजनल एंड सबऑर्डिनेट। उसके बाद में फिर देखिएगा यहाँ P का मतलब है जो आपके पार्ट टाइमर्स हैं। पार्ट टाइमर्स का मतलब जब तक काम है ना तब तक तो हम उनको रखेंगे, 2 घंटे 4 घंटे, मतलब हमें उनसे काम लेना है। क्योंकि आप देखिएगा जो यहाँ 10 या 20 की कंसेप्ट है और अदर्स के अंदर चाहे वो बिजली से चल रहे हैं चाहे वो बिना बिजली से चल रहे हैं, 20 की कंसेप्ट है। फैक्ट्री में 10 और 20 और अदर्स में 20, ठीक है। यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है इसके अंदर कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ भाई उस वर्कर को इतने घंटे भी काम करना पड़ेगा, ये नहीं लिखा हुआ, ये ध्यान रखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो पार्ट टाइमर्स हैं एम्प्लॉई तो भी आप 30 में काउंट हो जाएंगे। फिर अगर मान लीजिए वो प्रोबेशन पे हैं, जैसे किसी एम्प्लॉय को परमानेंट करने से पहले एक पर्टिकुलर टाइम, कहीं पे 6 महीने है, कहीं पे साल है, कहीं पे 2 साल है, वो जो प्रोबेशन टाइम है उसके अंदर भी वो इस एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आ जाएंगे। इसका मतलब वो भी एंटाइटल्ड है टू गेट बोनस, ठीक है। इसी तरह से जो टेम्परेरी है, मान लो कि भाई हम इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं लेते, भाई ये टेम्परेरी है, हम जब चाहे इनको कह सकते हैं भी आप घर जाओ, कोई परमानेंट जॉब नहीं है, तो वो सारे के सारे वर्कर्स आपके यहाँ इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर कोई अप्रेंटाइज है, मतलब एम्प्लॉयर ने किसी वर्कर को रखा है पर एक पर्टिकुलर टाइम जो है उसका, उस टाइम में उसकी ट्रेनिंग चल रही है, तो एम्प्लॉयर का उसकी ट्रेनिंग पे भी तो खर्चा आ रहा होगा ना, तो यहाँ पे उसको वेजेस तो उसकी मिलेगी लेकिन वो बोनस के लिए एंटाइटल्ड नहीं है जब तक उसका अप्रेंटिसशिप चल रही है। मतलब जो उसकी ड्यूरेशन है कि कब तक वो प्रशिक्षण ले रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, उस टाइम में जो भी डेज हैं वो आपके 30 डेज में इंक्लूड नहीं है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको हमने रीइंस्टेट किया है, रीइंस्टेट का मतलब भी पहले उसको किसी वजह से सस्पेंड कर दिया था और अब वो कोर्ट में गया या अदरवाइज किसी सेटलमेंट से वो वापस जॉब में आ गया, इसका मतलब उसकी गलती नहीं थी, सीधी सी बात है। तो जब हम उसको बहाल कर रहे हैं यानी कि रीइंस्टेट कर रहे हैं तो वो भी आपका यहाँ एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आ जाएगा, बस जो अप्रेंटाइज है वो यहाँ इंक्लूड नहीं होगा। अब आप बात करते हैं हम आगे कि भाई बोनस पे कैसे किया जाएगा। तो 2 बातें आपकी क्लियर होगी, बोनस पे कौन करेगा और बोनस किसको दिया जाएगा। अब बात कर रहे हैं कि बोनस दिया कैसे जाएगा। तो देखिए 3 चीजें हैं, हाउ मच, कितना मिलेगा, बेसिक क्या है और कब मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कब मिलेगा। तो जो भी आपका, जिस टाइम आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो किया है, किसी एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी बैलेंस शीट शो की है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जिस डेट को उन्होंने अपना P&L अकाउंट डिक्लेयर किया है या बैलेंस शीट डिक्लेयर की है, उस डेट से 8 मंथ के अंदर अंदर आपको बोनस पे करना है। क्लियर हुई बात। अब मान लीजिए कि कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ट्रिब्यूनल में डिस्प्यूट चल रहा है, एडजुडिकेशन में हो, आर्बिट्रेशन में हो या भले ही कंसिलिएशन में हो, कोई डिस्प्यूट चाहिए चल रहा है
एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, तो जिस दिन उसका डिसीजन हो जाए, बोनस के रिगार्डिंग होना चाहिए, जिस दिन उसका डिसीजन हो जाए उसके विद इन 1 मंथ, जैसे मान लो आज डिसीजन हो गया तो 1 महीने के अंदर अंदर मतलब डिस्प्यूट, जैसे मान लो एम्प्लॉय कह रहे कि साहब मेरा तो बोनस बढ़ता है, एम्प्लॉयर कह रहे इसका बोनस नहीं बढ़ता, या एम्प्लॉय कहते कि जी मेरा तो बोनस ज़्यादा बढ़ता है, इन्होंने कम, इस तरह का कोई डिस्प्यूट हो जाए और वो डिस्प्यूट जो है वो प्रोसेस के अंदर है, तो जिस दिन जजमेंट आएगा, अवार्ड आएगा, उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको अपने वर्कर के अकाउंट में बोनस डालना पड़ेगा। तो ये एक तो टाइम आपका आ गया, तो जनरली 8 मंथ होता है, और अगर कोर्ट में या कहीं पे कोई जजमेंट क्रिएट हुआ है तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर। एक चीज़, दूसरा, जब बोनस दिया जाएगा तो उसका क्राइटेरिया क्या है, ये बातें तो आपको समझ में आएगी, भाई 30 दिन काम करना चाहिए, एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आना चाहिए, 21,000 से ज़्यादा उसकी वेजेस नहीं होनी चाहिए। अब कुछ बातें और भी ध्यान रखनी है। भाई मान लो कि मैं एक वर्कर हूँ, भाई मेरी वेजेस जो है वो तो 21,000 है, एक्स एक वर्कर है उसकी वेजेस 18,000 है, एक वर्कर वाई है उसकी वेजेस 10,000 है, ये क्या क्राइटेरिया हुआ, क्या सबकी अलग अलग काउंट होगी? तो यहाँ पे आप देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका 11 के अंदर आपको मिल जाएगा, सेक्शन 11 में, भाई यहाँ पे एक कॉमन वेजेस काउंट कर ले जाएगी, चाहे आपकी 10,000 है, चाहे आपकी 12,000 है, चाहे आपकी 15,000 है, 18,000 है, 20,000 है, 21,000 है, ये मान लिया जाएगा कि सबकी कॉमन है 7,000। याद रखिएगा कितना, 7,000। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले 3,500 हुआ करते थे, अब 7,000 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बोनस कैलकुलेट करते टाइम एक सिमिलर अमाउंट जो है, यानी कि यूँ समझ लीजिएगा एक बेसिक क्राइटेरिया लिया जाएगा एंड दैट इज 7,000। इसका मतलब आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है, 21,000 की, मतलब 21,000 तक अगर आपकी वेजेज है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन होगी वो 7,000 मान के क्रिएट होगी, चाहे भले ही आपकी 21,000 है, चाहे आपकी 20,000 है, यानी कि 21,000 तक कोई भी आपको वेजेस मिल रही है, काउंट किस बेस पे होगी, 7,000 के बेस पे। अब क्वेश्चन उठता है कि मिनिमम वेजेस या मैक्सिमम वेजेस की क्या कंसेप्ट है? तो देखिएगा सेक्शन 10 के अंदर ये बताया हुआ है कि मिनिमम वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ एज, आयु के आधार पे इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ सेक्शन 10 में, भी जो वर्कर है अगर उसकी एज लेस देन 15 ईयर्स है, देखिएगा समझिएगा 15 की बात नहीं कर रहा, लेस देन 15 ईयर्स है। अब लेस देन 15 ईयर्स का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे तो 14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, तो फिर आप यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि भाई 14 ईयर्स से कम के बच्चों से तो कोई काम ले ही नहीं सकते। हालांकि जितनी हजार्डियस प्रोसेस है वहाँ पे 18 ईयर्स एज कर दी गई है। आप अगर कोई खतरनाक चीज़ का निर्माण हो रहा है, कोई एक हजार्डियस प्रोडक्शन है, तो वहाँ पे तो बच्चे को आपको 18 साल से कम वाले को लगाना ही नहीं। उस अगर हजार्डियस प्रोसेस नहीं है तो आप 14 ईयर्स जिसने कंप्लीट कर ली हैं उसको आप काम पे रख सकते हो। तो इसका मतलब यह लेस देन 15 का मतलब ये हुआ कि जिसकी 14 कंप्लीट हो चुकी है और अभी 15 ईयर्स का नहीं हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उसको मिनिमम बोनस मिलेगा 8.33। मतलब क्या हुआ कि मेरे एक वर्कर है, उसकी उम्र मान लीजिए 14 ईयर्स हो चुकी है पर अभी 15 का नहीं हुआ, तो जितनी 1 साल की उसकी वेजेज है उसका 8.33 आप काउंट कर लो। सीए साहब का काम है, अपने आप कर लेंगे वो। तो 8.33 निकाल लिया। मान लो ये 8.33 जो है वो 60 रुपए से कम है, प्रोविजन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अदरवाइज तो इन चीजों का अब क्या मतलब है। मान लीजिए कि वो लेस देन 60 रुपीज है, 8.33 के हिसाब से उसके मान लीजिए 55 रुपीज बनते हैं बोनस की बात हो रही है यहाँ पे, तो भी उसको मिनिमम कितने मिलेंगे, 60 रुपीज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर 8.33 के हिसाब से यहाँ पे 150 बन रहे हैं तो 150 ही मिलेंगे। इसका मतलब जो भी ज्यादा हो, 8.33 के हिसाब से अगर 40 रुपीज है तो मिनिमम कितने मिलेंगे, 60 रुपीज। तो ये ध्यान रखिएगा 15 साल से कम की अगर उम्र है तो या तो 8.33 या 60 रुपए, जो भी ज्यादा हो। अब आ जाइए अगर उसकी उम्र 15 साल या इससे ज्यादा है तो वही सेम क्राइटेरिया है 8.33,
ऑफ द एनुअल वेजेस या 100 रुपये। मान लो उसकी 8.33 के हिसाब से हमने कैलकुलेट की और वो तो सिर्फ ही 85 रुपीज़ बनी, तो भी उसको मिनिमम कितने देने हैं? 100 रुपये तो देने ही देने हैं। तो ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया है। अब एक बात सोचने वाली है, मिनिमम का क्या मतलब हुआ? जो एस्टैब्लिशमेंट लॉस में चल रहा है तो क्या वो बोनस से बच सकता है? तो ये बात तो मैंने आपको शुरू में बता दी भाई, बोनस तो आपको देना ही पड़ेगा। यहां पे लॉस या प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है, बोनस तो देना ही पड़ेगा। तो मिनिमम बोनस का क्राइटेरिया क्या है? ये आपका 8.33, और अगर एज 15 साल या इससे ज्यादा है तो मिनिमम 100 रुपीज। अगर 8.33 की कैलकुलेशन में लेस देन 100 आ रहा है तो भैया 100 तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ मैक्सिमम। तो जो कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन में आपको बताऊंगा, इसमें एक अवेलेबल सरप्लस होता है, फिर एक एलोकेबल सरप्लस होता है, ये हम फॉर्मूला लास्ट में करेंगे। तो जो भी आपका अवेलेबल सरप्लस है उसमें से जब अपन एलोकेबल सरप्लस निकालेंगे, अब यहां पे ये जो क्राइटेरिया है, जब वो आपकी इनकम के 20% से ज्यादा है, मतलब मेरी जो इनकम है उस जिसके बेस पे मुझे बोनस दिया जा रहा है, वो अगर मोर देन 20% है तो मेरे को एक साल में 20% तक ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। समझिएगा भाई, मेरे को जो बोनस मेरा कैलकुलेट हुआ, जो मेरी इनकम है उसके 20% से ज़्यादा है, मान लो 25% है, तो इस साल मेरे को 20% मिल जाएगा। लेकिन बाकी 5% कहाँ गया? वो भी मेरा ही है, लेकिन वो मेरा एम्प्लॉयर बाउंड नहीं है मुझे इसी साल देने के लिए। इस साल वो 20% तक देगा, बाकी 5% कहाँ गया? तो यहां पे बच्चों में आपको एक इसी चैप्टर में, इसी पॉइंट में आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड प्रोसेस, सेट ऑन कैरी फॉरवर्ड प्रोसेस। अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट लॉस में है तो भी 8.33 तो देना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पे बचाव ये है बच्चों उस एम्प्लॉयर के लिए कि उस साल अगर उसके पास देने लायक कुछ भी नहीं है तो नेक्स्ट 4 इयर्स तक अपने इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है नेक्स्ट 4 इयर्स तक। पर 4 सालों में जो मिनिमम बढ़ता है वो आपको पे करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड रूल। और अगर प्रॉफिट है और वो भी मोर देन 20 है, जैसे 25 का मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे 20% तो मेरे को इस साल दे दे भाई, 5% वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है नेक्स्ट 4 इयर्स तक। इसको बोलते हैं सेट ऑन कैरी फॉरवर्ड। तो अगले 4 सालों में बाकी का जो मेरा बनता है वो मुझे पे कर देगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात अपने को और समझनी है जो कंपटीशन लेवल की है। भाई आपको ये समझ में आ गया भाई, आपकी जो मर्जी वेजेज हो, चाहे आपकी 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 21,000 तक की, मेरी भी जितनी मर्जी हो, 7,000 पे काउंट हो जाएगा। पर एक चीज सोचने वाली है बच्चों, भाई टोटल 365 डेज होते हैं एक साल में। अब कुछ अगर अपन छुट्टियां मान लें तो मान लीजिए कि किसी इस्टेब्लिशमेंट में 310 डेज यानी कि 310 दिन काम होता है। मैं तो 310 दिन काम कर रहा हूं, ठीक है, या मान लीजिए मैंने 300 डेज काम किया, सीधा सा क्राइटेरिया मान लेते हैं, तो मेरा जो बोनस होगा, और एक आपने काम किया सिर्फ ही उस एस्टेब्लिशमेंट में 150 डेज, तो क्या हमारा बोनस इक्वल होगा क्या? तो देखिएगा, सबसे पहले ये मान के कि इसकी वेजेज 7,000 है, जो जितनी मर्जी हो 21,000 तक, 7,000 मान के कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरा ये टोटल वर्किंग डेज कितने हैं उस फैक्ट्री के, उस फैक्ट्री में टोटल वर्किंग डेज कितने हैं उसके बेस पे कैलकुलेट होगा। अब अगर टोटल वर्किंग डेज 300 है और 300 डेज अगर किसी ने काम किया है और उसका बोनस बन रहा है 1,000, तो उसको 1,000 मिल जाएगा। और अगर किसी ने मान लीजिए कि 150 डेज काम किया है तो वो जो
300 डेज वाले क्या 1000 बोनस बना था और आपने किया उससे आधा काम, तो वो बोनस भी उसी प्रपोर्शन में सेक्शन 13 में लिखा हुआ है कम हो जाएगा। समझिएगा, अगर आप 300 डेज काम कर रहे हैं टोटल वर्किंग डेज, तो आपका बोनस कैलकुलेट हो गया। पर भाई मैंने तो 150 डेज काम किया है, तो आपका 300 का अगर 1000 रुपीज़ बना है तो मेरा क्या हो जाएगा 500 रुपीज़ हो जाएगा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार जो IPCC के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रही हैं। कैसे भी, एक फैक्ट्री जो है वो लॉस में जा रही है और जो मिनिमम वेजेस है, जो मिनिमम बोनस है कैलकुलेशन के हिसाब से, वो बन रहा है 120 रुपीज़, 120 रुपये लॉस में है। 8.33 के हिसाब से वर्कर्स का, क्योंकि 15 साल एज से ज़्यादा के होंगे एज के, वो उनका 120 रुपये बन रहा है। अब बताओ, ऐसा कोई वर्कर जिसने सिर्फ 150 डेज ही काम किया हो, उसको कितना बोनस मिलेगा? तो देखिएगा, टोटल वर्किंग डेज 300, मिनिमम वेजेस काउंट किया कितना आया 120 डेज। तो जिसने पूरे दिन काम किया है पूरे वर्किंग डेज में, तो उसका 120 है ना। अब अगर किसी ने किया ही 150 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप 120 का आधा कर लो, कितने हो गए 60 रुपये हो गए कि नहीं हो गए। लेकिन हमारा लोग क्या कह रहा है, मिनिमम कितने दे 100 रुपये। नहीं, यहाँ पे 100 रुपये नहीं होगा। ये 100 रुपये तो बेसिक क्राइटेरिया है। इसका मतलब अगर आपने 120 रुपये किसी को मिल रहे हैं पूरा काम करने के, पूरे डेज काम करने के, और किसी ने आधा या कम दिनों में काम किया, तो उसी प्रपोर्शन में वो कम हो जाएगा। वहाँ पे आपकी ये 100 रुपीज़ वाली कंसेप्ट काम नहीं करेगी। दोबारा समझ लीजिएगा, मैंने काम किया 300 डेज और मेरा बोनस बढ़ा 120 रुपया मिनिमम के हिसाब से। आपने काम किया 150 डेज, तो आपका बोनस ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 60 रुपीज़। अब आप कहते हो कि साहब 60 रुपीज़ तो दे ही नहीं सकते, मिनिमम 100 रुपये देने पड़ेंगे। नहीं, ये 100 रुपये उस सिचुएशन में है जब 8.33 की कंसेप्ट अप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास बोनस एक्ट के कुछ मेन प्रोविजंस थे। अब मैं वापस थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे मैंने आपको 10 वर्कर्स, 20 वर्कर्स, फिर 20 वर्कर्स की कंसेप्ट बताई। अब मान लीजिए कि एक्स कोई एम्प्लॉयर है, उसके 5 वर्कर तो किसी एक जगह पे काम कर रहे हैं, 4 वर्कर किसी दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं, 2 वर्कर किसी और जगह पे काम कर रहे हैं, 5 वर्कर किसी और जगह पे काम कर रहे हैं, एक जगह तो काम नहीं कर रहे। तो बताओ क्या ये एक्ट ऐसे एम्प्लॉयर पे एप्लीकेबल होगा? अगर इन सारे जितनी भी जगह पे काम हो रहे हैं, इन सब का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही है, यानी कि इन सब की बैलेंस शीट अगर एक ही बन रही है, तो वो एक इस्टेब्लिश माना जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक ही जगह बैठा के वर्कर से काम कर रहे हैं। अब सेक्शन 16 क्या कहता है ये भी समझिएगा। सेक्शन 16 हमें ये कह रहा है कि जो न्यू इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जैसे आपने आज की तारीख में कोई इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट किया, तो फर्स्ट 5 इयर्स एग्जैम्प्टेड है। समझिएगा, फर्स्ट 5 इयर्स एग्जैम्प्टेड है। मतलब अगर आपने 2020-21 में इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट किए तो 5 साल काउंट कर लो आप। इन 5 सालों में आपको अपने वर्कर्स को कोई बोनस नहीं देना पड़ेगा, चाहे वहाँ 10 या 20 की कंसेप्ट हो चाहे ना हो। लेकिन 2 बातें ध्यान रखनी है। अगर आपने इन 5 सालों में किसी साल प्रॉफिट शो कर दिया तो उस साल आपको बोनस देना पड़ेगा, और एक बार आपने बोनस दे दिया तो आगे के सालों की कोई एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी। यानी कि आपने प्रॉफिट शो कर दिया तो आपको बोनस देना पड़ेगा, 5 साल की एग्जम्पशन खत्म। या भले ही कोई लॉस प्रॉफिट नहीं है पर आपने बोनस दे दिया, अब आप कह रहे हो कि साहब हमें तो पता नहीं था भाई देना है कि नहीं देना है,
तो आगे अगर कोई ईयर्स आपके विद इन 5 ईयर्स का टाइम बता रहा हूँ, अगर आपके कुछ ईयर्स बचे हुए हैं तो अब आपको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। एक शुरू में 5 साल अगर आपने कोई प्रॉफिट शो नहीं किया या आपने कोई बोनस नहीं दिया तो आपको एग्जाम्पशन मिलेगी, अदरवाइज आपको 5 ईयर्स की जो एग्जाम्पशन है वो नहीं मिलेगी। इसी तरह से मान लीजिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि ये एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कंटिन्यू लॉस में चल रहा है और अगर इसको बंद कर दिया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, बहुत सारे लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड बेरोजगार हो जाएंगे। तो ऐसे एस्टेब्लिशमेंट पे बोनस का बर्डन ना पड़े तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस एस्टेब्लिशमेंट को बोनस से एग्जैम्प्ट भी कर सकती है। तीसरी बात, अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी कुछ ऐसा पे कर रहा है जो अदर देन रेम्यूनरेशन है, मतलब हमने इस बोनस की बात नहीं की, वो बोनस इससे पहले ही कुछ अपने वर्कर्स को पे कर रहा है जो इस एक्ट के क्राइटेरिया से ज्यादा ही है, कम नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में वो पे कर रहा है और प्लस इधर आपका ये एक्ट आ गया, तो यहां पे अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाए कि भैया ये तो एम्प्लॉयर पहले से पे करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा, तो उस एस्टैब्लिशमेंट को, उस एम्प्लॉयर को भी इस एक्ट से हम एग्जैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, छोटी छोटी बहुत सारी बातें ऐसी हैं आपकी इस एक्ट के अंदर, जो मेन थीम थी वो मैंने आपको समझा दी। अब डिडक्शन की बात करें, अगर किसी ने कोई नुकसान कर दिया है, फैक्ट्री के अंदर एस्टैब्लिशमेंट में कोई नुकसान कर दिया है, कोई फ्रॉड कर दिया है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो बोनस की अमाउंट है वो लैप्स हो सकती है, एम्प्लॉयर आपको देने से मना कर सकता है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचता है कैलकुलेशन ऑफ बोनस। तो अब अपन देखिए बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ बोनस की। वैसे तो ये बड़ा टेक्निकल मैटर है और मैं ठहरा आर्ट्स और लॉ का स्टूडेंट, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। एक तो आपको ये समझना है कि जो बोनस एक्ट 1965 है, इसके साथ में कुछ शेड्यूल्स दी हुई है, तो वो शेड्यूल्स अगर अपन कैलकुलेशन की बात करते हैं तो उन शेड्यूल्स की भी अपने को नॉलेज ज़रूरी है। तो कैलकुलेशन अगर अपने को करनी है बोनस की, तो एक बात तो अपने को ये ध्यान में रखनी है कि कैलकुलेशन जो है वो 7000 के बेस पे होगी। अब अगर मान लो किसी की वेजेज ही 7000 से कम है तो फिर उसका क्राइटेरिया अलग हो सकता है, अदरवाइज 7000 के बेस पे जो है वो कैलकुलेशन होगी। अब अपने को यहाँ पे 3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले जिस साल का बोनस आपको देना है, भाई अपना आप ये 20-21 है तो अपने 19-20 का बोनस दे रहे हैं, तो जिस साल का आपको बोनस देना है आपको उस साल का ग्रोस प्रॉफिट निकालना है। भाई आपका ग्रोस प्रॉफिट क्या है, फिर आपको निकालना है अवेलेबल सरप्लस और उसके बाद में अपने को निकालना है एलोकेबल सरप्लस। तो अब ग्रोस प्रॉफिट क्या है ये अगर आपको काउंट करना है तो यहाँ पे अपने को शेड्यूल्स देखनी पड़ेंगी। जैसे अगर आप बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हैं तो शेड्यूल फर्स्ट देखेंगे, अदर्स के लिए शेड्यूल सेकंड देखेंगे, है ना। अब यहाँ पे जो तरीका बताया हुआ है एक्ट के अंदर वो ये है बच्चों कि आप सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। अब मान लेते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हमारा 100 रुपये है। ठीक है, अब उस ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद में आपको यहाँ कुछ प्रायर चार्जेस माइनस करने पड़ेंगे। तो जो शेड्यूल्स आपकी दी हुई हैं उनमें जो प्रायर चार्जेस बताए हुए हैं, तो यहाँ पे अपने लॉ स्टूडेंट्स को या बीकॉम वाले स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना कि प्रायर चार्जेस क्या हो सकते हैं। बस यूँ समझ लीजिएगा कि शेड्यूल्स में जो खर्चे पानी बताए हुए हैं ना, वो प्रायर चार्जेस आपको माइनस करने हैं उस ग्रॉस प्रॉफिट में से। तो हमारे पास एक अमाउंट आ जाएगी एक्स। ठीक है, मान लो कि ग्रॉस प्रॉफिट हमने 100 रुपये माना है। अब अगर 100 रुपये माने और प्रायर चार्जेस मान लीजिए हम 10 रुपये मानते हैं तो पीछे हमारे पास कितने बच गए,
90 रुपीज। ठीक है, ये x का मतलब एक एग्जाम्पल बताया है मैंने, कोई आप ऐसा नहीं है कि कोई गलती निकालनी शुरू कर दे, तो सिर्फ समझने के लिए। अब ये जो आपके पास x अमाउंट आई है, आपको इस x अमाउंट में एक डिफरेंस ऐड करना है। ठीक है, वो डिफरेंस क्या ऐड करना है आपको समझिएगा। जो लास्ट ईयर है, मतलब जिसका आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है, जो लास्ट ईयर है उस ग्रॉस प्रॉफिट पे डायरेक्ट टैक्स कितना बना। अब अपने को इससे भी कोई मतलब नहीं है लॉ के स्टूडेंट्स को या बीकॉम वालों को कि भाई डायरेक्ट टैक्स कितना है, क्योंकि आप तो वैसे भी फाइनल ईयर में एडवांस टैक्स पढ़ते ही हो, तो आपको नॉलेज होगी। तो वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट पे डायरेक्ट टैक्स कितना है, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि जो मैं सीधा पे कर रहा हूं वो डायरेक्ट टैक्स है। तो जो डायरेक्ट टैक्स आपका ग्रॉस प्रॉफिट पे आया है, मान लो वो ₹A आया है। अब दोबारा आपको क्या करना है, उसी लास्ट ईयर का जो ग्रॉस प्रॉफिट आपका है उसके अंदर जो आपने बोनस की अमाउंट पे की थी, भाई इस साल कर रहे हो तो पिछले साल भी की होगी ना, वो बोनस की अमाउंट आप माइनस कर लो। मान लो आपके पास अमाउंट आ गई B, यानी कि यहां पे सीधा डायरेक्ट टैक्स है ग्रॉस प्रॉफिट पे, और यहां पे आपने ग्रॉस प्रॉफिट में से बोनस की अमाउंट माइनस किए और अमाउंट क्या आ गई B। अब इस B का डायरेक्ट टैक्स निकाल लो तो अमाउंट क्या आ गई C। यानी कि एक बार सीधा ग्रॉस प्रॉफिट पे डायरेक्ट टैक्स और एक बार ग्रॉस प्रॉफिट में से बोनस की अमाउंट माइनस करके, फिर देखो लास्ट ईयर की बात हो रही है तो ग्रॉस प्रॉफिट में से बोनस माइनस करके जो अमाउंट बची है उस पे डायरेक्ट टैक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बिना बोनस माइनस किए, एक बोनस माइनस किए हुए एक अमाउंट A आ गई और एक अमाउंट C आ गई, तो इनमें से जो लार्जर अमाउंट है वो तो A ही होगी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस x के अंदर आपको ये इनका जो डिफरेंस है वो ऐड करना है। इसका मतलब ये हुआ, अब हमारे पास सिचुएशन ये आ जाएगी बच्चों कि x प्लस A माइनस C। अब मान लो कि ये x जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमने ₹100 माना है, प्रायर चार्जेस माइनस करने के बाद में x का मतलब 90 रुपीज। ठीक है, अब ये डायरेक्ट टैक्स माइनस करने के बाद में A जो अमाउंट आई है, मान लो ये ₹8 आई है, और बोनस माइनस करने के बाद जो अमाउंट बची है उसका डायरेक्ट टैक्स निकालते हैं, मान लो वो ₹5 आए हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो अब अपना ये 8 और 5, ये जो हमारी अमाउंट आई है, इनका डिफरेंस कितना हो गया ₹3। तो इस 90 रुपीज के अंदर ये देखो, ये 90 रुपीज, यहां पे ये आप क्या करेंगे, इनका डिफरेंस इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 90 प्लस 8 माइनस 3। तो 90 प्लस 8 माइनस 3 का मतलब यहां पे बच्चों ये हो गया कि आपका ये 8 में से 3 5, यानी कि 95। तो ये जो 95 रुपीज हमारे पास आए हैं, ये क्या है, ये आपका अवेलेबल सरप्लस है। यानी कि अब इतनी अमाउंट है एम्प्लॉयर के पास, वो बोनस के लिए दे सकता है। पर ये बताओ उसकी खुद की कोई मेहनत नहीं है क्या, या वो सारा ही दे दे। अब जो देना है, जो बांटना है वर्कर्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं एलोकेबल सरप्लस। अब ये एलोकेबल सरप्लस जब हम बांट रहे हैं तो इसका क्या क्राइटेरिया है, बड़ी सिंपल सी बात है कि जो आपका अवेलेबल सरप्लस आया है, अगर आप अगर आपका कोई इंडियन सेक्टर है, ठीक है भाई, इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड कोई कंपनी है, फैक्ट्रीज है, सब कुछ इंडियन है, तो उसका 60% आप बांट दो। यानी कि अगर हम इंडियंस कंपनीज की, इस्टेब्लिशमेंट्स की बात करें तो जो 95 रुपीज आपका है उसका 60% बांट दो वर्कर्स में, बाकी किसका रह गया, एम्प्लॉयर का रह गया। और अगर फॉरेन कंपनी है, कोई फॉरेन इस्टेब्लिशमेंट्स है, भाई विदेश में रजिस्टर्ड है, इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं और उनको भी अपने यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है उनको पे करना है, तो 67%। तो इसका मतलब जो अवेलेबल सरप्लस है उसका 60 और 67% हम वर्कर में एलोकेट कर देंगे। तो दोबारा समझ लीजिएगा, अगर कोई विदेशी कंपनियां हैं, भारत में बिजनेस कर रही है, यहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग है विदेशी, तो यहाँ पर उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं,
वो जो उनका अवेलेबल सरप्लस आया उसका 67% आपको बांटना पड़ेगा। और अगर इंडियंस हैं तो फिर इसका मतलब इंडिया में रजिस्टर्ड है वो सब कुछ, तो 60% आप बांट दो, बाकी 40% आपके स्टैब्लिशमेंट का। अब इसके अंदर बच्चों फोर्थ पॉइंट आपका और है, वो है सेट ऑन सेट ऑफ प्रोसेस, जो मैंने आपको पहले बता दी। भाई अगर आपका माइनस है तो 4 साल का टाइम आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर 20% से भाई जो ये एलोकेट करने के बाद में जो अमाउंट निकली है, अगर वो मेरी वेजेस के 20% से भी ज़्यादा है तो 20% तो भाई मेरे को दे दो, और उसके आगे की जो अमाउंट है वो मुझे अगले 4 सालों में दे दो, यानी कि सेट ऑन कैरी फॉरवर्ड। तो ये बच्चों आपका बोनस एक्ट था। जनरली बच्चे ये कहते हैं कि समझ नहीं आया, ऐसा कुछ है नहीं, आप आराम से इसको समझिएगा। अब एक सेशन में मैं इसके सेक्शंस आपको याद करवा दूंगा, प्रॉपर क्या क्या सेक्शंस हैं। अभी फिलहाल आपको जो प्रोविजंस हैं उन पे ध्यान देना है, और ये ध्यान रखिएगा अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट किया जाए किसी वर्कर के साथ कि भाई हम तेरे को काम पे रखेंगे लेकिन तू ये लिख के दे के बोनस नहीं लेगा, तो ऐसा एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, याद कीजिएगा, व्हेन कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स अनलॉफुल, तो अगर आप ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगा, और जो भी आपके एग्जिस्टिंग लॉस है, यानी कि लॉ जो आपका बोनस एक्ट है उसके अगेंस्ट होगा, और वो आपका नल एंड वॉइड होगा। तो यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई अगर चाहें तो भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि भाई हम बोनस नहीं देंगे। हाँ, आप मैक्सिमम बोनस जो है वहाँ पे अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया है कि भाई हम 14% देंगे, 15%, तो ऐसी सिचुएशन में वो वैलिड है। भाई प्रोडक्शन में है इस्टेब्लिशमेंट और वो मैक्सिमम बोनस की अमाउंट अगर डिसाइड कर सकता है तो वैलिड है, पर मिनिमम पर जो है आपका उससे भी कम, या ये कहते कि साहब हमें देना ही नहीं है, तो इस तरह के एग्रीमेंट आपके अंडर सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके वॉइड है। और अगर कोई एम्प्लॉयर इन प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता तो सेक्शन 28 जो है वो 6 महीने तक की सजा का प्रावधान करता है। इसका मतलब 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है, या फाइन भी लगाया जा सकता है, या दोनों चीज़ें हो सकती है। तो ये आपका बोनस एक्ट था। बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर बोनस एक्ट आपका काम आता है, इसको अच्छे से समझिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट ज़्यादा से जल्दी दूर कर सकूँ। और इसको पढ़ने, इसको समझने के बाद में अब आप बेयर एक्ट लेके बैठ जाइए, या कोई भी आपके पास बुक है उसको आप लेके बैठ जाइए। मेरे हिसाब से अगर आप बेयर एक्ट लेके बैठें लॉ के स्टूडेंट्स तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।